हेलो, मैं विनोद कुमार चौहान। मेरे यूट्यूब चैनल चौहान क्लासेज पर आप सबका पुनः स्वागत करता हूँ। तो आज का हमारा विषय है राजस्थान जीके से संबंधित राजस्थान का भौतिक परिचय। राजस्थान का भौतिक परिचय। राजस्थान की भौतिक परिचय से पहले ये जानना आवश्यक है कि राजस्थान से पहले भारत या विश्व या महाद्वीप ये सब क्या थे। तो देखो, वेगनर के सिद्धांत के अनुसार प्राग ऐतिहासिक काल में, कब की बात है? प्राग ऐतिहासिक काल में समस्त विश्व एक भूखंड के रूप में था। यह विश्व एक भूखंड के रूप में था जिसे पेंजिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पेंजिया। इस पेंजिया के चारों ओर जो जलराशि थी या सागर था, उसे पैंथालासा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पैंथालासा कहा जाता था। ये तो प्रथम चरण की बात हुई, जब समस्त विश्व एक भूखंड के रूप में था। उस भूखंड को पेंजिया कहा जाता था। उसके चारों ओर जो जलराशि थी उसे पैंथालासा कहा जाता था। दूसरी चरण की बात है कार्बोनिफेरस युग में। क्या हुआ? इस पेंजिया के दो भाग हो गए। ये तो उत्तरी भाग, उत्तरी पेंजिया या अंगारालैंड कहा गया। उत्तरी पेंजिया को अंगारालैंड कहा गया। कब की बात? कार्बोनिफेरस युग में। और दक्षिणी पेंजिया को गोंडवाना लैंड कहा गया। इन दोनों पिंडों के बीच जो जलराशि थी, उस जलराशि को टेथिस सागर कहा गया। इन दोनों जलराशि को टेथिस सागर कहा गया। वापस देखो, उत्तरी पेंजिया को अंगारा लैंड और दक्षिणी पेंजिया को गोंडवाना लैंड कहा गया। इन दोनों पिंडों के बीच जो जलराशि थी उसे टेथिस सागर कहा गया। इसके बाद क्या हुआ? अंगारा लैंड के अवशेष वर्तमान में अंगारा
लैंड के अवशेष उत्तरी एशिया महाद्वीप, उत्तरी एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, महाद्वीप है। ये तो अंगारा लैंड के अवशेष। गोंडवाना लैंड के अवशेष क्या क्या है? देखो, ये उत्तरी एशिया है, तो दक्षिणी एशिया महाद्वीप, दक्षिणी एशिया महाद्वीप। दूसरा अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। तीसरा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। चौथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का निर्माण हुआ। दक्षिणी एशिया में अपना जो भारत है, भारत में राजस्थान है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला और राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। तीसरा है अपना तेथिस सागर, तेथिस सागर के अवशेष तेथिस सागर के अवशेष हिमालय पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला, और प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। और राजस्थान में उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश तेथिस सागर के अवशेष हैं। तो ये तो हुआ ऐतिहासिक स्वरूप इसका, राजस्थान का प्राचीन समय की बात की है जब कैसे इसका निर्माण हुआ। अब देखो आगे, राजस्थान का सबसे पहले भौगोलिक विभाजन 1966 से 68 के बीच प्रोफेसर BC मिश्रा ने अपनी पुस्तक राजस्थान भूगोल में किया था। इन्होंने BC मिश्रा ने राजस्थान को 7 भागों में विभाजित किया था। इसके बाद दूसरी बार राजस्थान का विभाजन 1968 में A.K. सेन ने 3 भागों में विभाजित किया। इन्होंने तो 7 भाग में और A.K. सेन ने 3 भाग में।
राजस्थान का तीसरी बार विभाजन 1971 में श्री रामलोचन सिंह ने दो मुख्य एवं 4 उपभाग और 12 लघु प्रदेशों में विभाजित किया था। ये तो प्रमुख विचारकों ने राजस्थान को विभाजन किया था शब्दावली के आधार पर। शब्दावली के आधार पर राजस्थान को 3 भागों में विभाजित किया गया है। क्या क्या है? मरु, मेरु, माल। मरु में राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश आ जाता है। मेरु में अरावली पर्वतमाला आ जाती है और माल में राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश आ जाता है। धरातल व उच्चावच व जलवायु व मिट्टी के समन्वित रूप के आधार पर राजस्थान को मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया है। वह 4 भाग निम्न हैं। पहला भाग है नंबर 1 उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा है मध्य अरावली प्रदेश। तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश। चौथा भाग आता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मध्य अरावली पर्वतमाला या मध्य अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये तो था इसका अवशेष, तेतीस सागर का अवशेष। चलो मैं अलग से बता दूंगा। और ये गोंडवाना लैंड का अवशेष, पूर्वी मैदानी प्रदेश, तेतीस सागर का अवशेष, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, इसका अवशेष है गोंडवाना लैंड का। उत्पत्ति, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति कौन से महाकल्प में? तो अपन महाकल्प ही डाल लो। कौन से महाकल्प में हुई थी? नियोजोइक महाकल्प में। नियोजोइक महाकल्प में मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति जोइक महाकल्प। पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति जो ये है, क्योंकि दोनों गोंडवाना पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति दोनों तेतीस सागर के अवशेष हैं, इसलिए तुलसी महाकल्प में नियोजोइक महाकल्प
कल्प में इसकी उत्पत्ति हुई थी। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की उत्पत्ति कौन से महाकल्प में? मेसेजोइक महाकल्प में। महाकल्प के बाद आता है युग। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति प्लीस्टोसीन युग में और मध्य अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी। प्री कैम्ब्रियन युग। पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति प्लीस्टोसीन युग में और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की उत्पत्ति क्रीटेशियस युग में हुई थी। अब देखो इस भाग में राजस्थान का क्षेत्रफल आता है 61.11%। कितना आता है? 61.11%। राजस्थान के कुल भूभाग का ये 61.11% है। और मध्य अरावली पर्वतमाला राजस्थान के कुल भूभाग का 9.1% है। पूर्वी मैदानी प्रदेश 23.3% है और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश राजस्थान के कुल भूभाग का 6.49% है। ये तो हुआ क्षेत्रफल। अब जनसंख्या देखो। जनसंख्या इस भाग में राजस्थानी की कुल जनसंख्या का 40% भाग निवास करता है। इसमें मध्य अरावली पर्वतमाला में 9% या 10% मान लो, 10% निवास करती है और इसमें 39% निवास करती है और इसमें 11% निवास करती है। ये तो हुई जनसंख्या। अब इसके बाद पहले अपना आज का ये टॉपिक लेते हैं, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा टॉपिक? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो धरातल व उच्चावच की दृष्टि से राजस्थान को 4 भागों में विभाजित किया गया था। तो पहला भाग है अपना राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। देखो मानचित्र देखो, ये वाला भाग ये हुआ उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। मध्य अरावली पूर्वी, थोड़ा इधर से है,
तो पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसको थोड़ा कम कर लो, और ये है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो अपना विषय है आज का उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। यहाँ 50 सेंटीमीटर इसके समानांतर 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, और यहाँ पर है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। अब देखो, समझो इसको। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पश्चिम, और यहाँ कौन सा देश है? पाकिस्तान। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के पूर्व में राजस्थान का जो भाग आता है वह भाग उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कहलाता है। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से भाग? एक तो पहला शुष्क मरुस्थल, तो दूसरा अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो शुष्क मरुस्थल कौन सा हुआ? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पश्चिम में, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के पूर्व में जो राजस्थान का भाग आता है उसी शुष्क मरुस्थल कहते हैं। और अर्ध शुष्क मरुस्थल किसे कहेंगे? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पूर्व में और 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पश्चिम में राजस्थान का जो भूभाग आता है उसे अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश कहते हैं, उसे अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश कहते हैं। तो अपना इसमें से पहला लेते हैं शुष्क मरुस्थल। पहला लेते हैं शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, और दूसरा है भाग बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। बालुका स्तूप युक्त प्रदेश और ये बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। पहले इसको पढ़ लेते हैं। हम्मादा पहला, जैसे बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश कौन कौन से हैं ये डायग्राम से समझ लो। बालोतरा, बाड़मेर, यहाँ फलोदी, जोधपुर, पोखरण, जैसलमेर। बालोतरा से पोखरण, फलोदी ये बीच का भाग है। ये भाग बालोतरा, फलोदी और पोखरण के बीच का जो भाग है वह पथरीला है। ऐसा है पथरीला। इस पथरीले भाग को
स्थानीय भाषा में हम्माद कहा जाता है। हम्माद मरुस्थल, हम्माद किसे कहते हैं? पथरीले मरुस्थल को। इसी के नीचे ये तो हम्माद हो गया। रेड मरुस्थल पाया जाता है। कौन सा मरुस्थल? रेड। रेड मरुस्थल पथरीले और रेतीले मरुस्थल को रेड कहते हैं। बालोतरा बाड़मेर से लेकर पोखरण जैसलमेर तक जो पहाड़ियाँ हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, उन्हें मगरा कहते हैं। क्या कहते हैं? मगरा। बालोतरा बाड़मेर से पोखरण के बीच जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं उसे मगरा कहते हैं। मगरा उदयपुर में, मगरा उदयपुर में भी आदिवासी बहुल्य या भील बहुल्य जो टापू हैं उन्हें स्थानीय भाषा में मगरा कहा जाता है। एक देखो हम आ गए। दूसरी विशेषता इसकी क्या आ जाती है? सेज। सेज, सेज क्या है? सोलर ऊर्जा जोन। तो 3 जिले हैं, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। इन 3 जिलों में सौर ऊर्जा की संभावना अधिक है। इसलिए इस क्षेत्र को विश्व का शक्ति कोष कहा जाता है। इसलिए इस क्षेत्र को विश्व का शक्ति कोष कहा जाता है। बालोतरा बाड़मेर में ही 56 की पहाड़ियां हैं। 56 की पहाड़ियों में स्थित नाकोड़ा पर्वत के पास पीपलूंद नामक स्थान है। पीपलूंद को राजस्थान का लघु माउंटेन कहते हैं। इसके बाद ये हुआ बालुका स्तूप प्रदेश। हाँ, एक बात और सुन लो। बालुका स्तूप मुख्य प्रदेश शुष्क मरुस्थल के कितने भाग में है? 41.50%। और जबकि बालुका स्तूप युक्त प्रदेश 48.50% भाग में है। तो ये भाग कम है। अब इस क्षेत्र में चारों ओर लाठी सीरीज जैसलमेर जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के थोड़ा नज़दीक एक भूगर्भीय जलपट्टी है। उस भूगर्भीय जलपट्टी को ही लाठी सीरीज कहते हैं। लाठी सीरीज में सेवण घास अधिक पाई जाती है। सेवण घास दुधारू पशुओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। सेवण घास का वैज्ञानिक नाम लसीकुस सन्निकुस है। लसीकुस सन्निकुस है। सेवण लसीकुस सन्निकुस है। सेवण घास में ही राज्य पक्षी गोडावन का प्रजनन, राज्य पक्षी गोडावन रहते हैं इसलिए, और इसी में प्रजनन करते हैं, इसी घास में प्रजनन करते हैं। इसीलिए सेवण घास को गोडावन पक्षी की प्रजनन स्थली कहते हैं। तो लाठी सीरीज समझ में आया, भूगर्भीय जलपट्टी,
सेवण घास, दुधारू पशुओं के लिए उपयोग, वैज्ञानिक नाम लसीकुश, सुंडीकुश और गोडावण पक्षी की प्रजनन स्थली है। इसके बाद अपन लेते हैं, हाँ, इसी क्षेत्र में राष्ट्रीय मर उद्यान पाया जाता है, जो क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। चलो दूसरा टॉपिक लेते हैं, फलोदी बता दो तो बड़ा। फलोदी राजस्थान का सबसे शुष्क प्रदेश है। फलोदी राजस्थान का सबसे शुष्क प्रदेश है। और पीपलूद जो 56 की पहाड़ियों में है, यह राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान का सबसे आर्द्र स्थान है। पीपलूद क्या है? पश्चिमी राजस्थान का सबसे आर्द्र स्थान है। तो दूसरा देखते हैं अब, बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, सॉरी, दूसरा टॉपिक है इसका, बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। कितने परसेंट बताया था मैंने? 48.50%, प्लस शुष्क मरुस्थल का 48.50% है। 48.50% है। इस भाग में मुख्य रूप से 3 प्रकार के बालुका स्तूप पाए जाते हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप। वे बालुका स्तूप जो पवनों की दिशा में समानांतर हो, ऐसे बालुका स्तूप अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप कहलाते हैं। तो शॉर्ट में लिख लो, पवनों की दिशा में समानांतर। जैसे ये पवन, ऐसे बालुका स्तूप क्या कहलाते हैं? अनुदैर्ध्य। इसके बाद हाँ, एक बात सुन लो, ये बालुका स्तूप सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? देखो, सूत्र बताया था मैंने, एक बनाया था, G.P. सू। कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर, बीकानेर और सूरतगढ़, गंगानगर में। दूसरा बालुका स्तूप लेते हैं अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप वे बालुका स्तूप जो पवनों की दिशा में समकोण की आकृति लिए हो। जैसे ये पवन मान लो, ऐसी अर्थात पवनों की दिशा में जो अवरुद्ध बन जाते हैं,
ऐसे बालुका स्तूप क्या कहलाते हैं? अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। ये बालुका स्तूप राजस्थान में मुख्य रूप से सूत्र है उसका जोबा बीला, जो से जोधपुर, कहाँ पाई जाती हैं? जोधपुर, वासे बाड़मेर, बीकानेर, राशि रावत सर, हनुमानगढ़, रावतसर हनुमानगढ़ में पाए जाते हैं। तीसरा बालुका, ये तो समझ में आ गया होगा। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप किसे कहती है? जो बालुका स्तूप पवनों की दिशा में समकोण की आकृति लिए हों, और कहाँ पाए जाते हैं? जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, रावतसर में। तीसरा आता है बरखान। बरखान बालुका स्तूप। ये बालुका स्तूप की आकृति कैसी होती है? अर्ध चंद्राकार। सर्वाधिक जनधन, सर्वाधिक जनधन आने वाले, गतिशील भी अधिक होते हैं, सर्वाधिक गतिशील होते हैं, और वायु के भंवर के कारण बन जाते हैं, वायु के भंवर के कारण बन जाते हैं। जैसे वायु भंवर के कारण बन जाते हैं। ऐसे बालुका स्तूप पालेरी गांव चूरू में, इंपॉर्टेंट लाइन कर लो ये, पालेरी गांव चूरू में सर्वाधिक पाए जाते हैं। जो प्रश्न यूं भी पूछ सकता है, ऐसा कौन सा जिला है जहां सभी प्रकार के बालुका स्तूप पाए जाते हैं? तो वह है जोधपुर। क्या है? जोधपुर में सभी प्रकार के बालुका स्तूप पाए जाते हैं। जोधपुर में सभी प्रकार के बालुका स्तूप पाए जाते हैं। अब ले लेते हैं, ये तो स्तूप हो गए। अब लेते हैं अन्य तथ्य। ये आज के लिए इतना ही ठीक है। तो आज मेरा ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लाइक करें, देखें भी इसे पूरा, परंतु मेरा वीडियो पूरा देखें, है ना। धन्यवाद।